हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत आप सभी गादी का मंत्र के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक और नए टॉपिक के साथ, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं पीजीडी इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के टॉपिक्स जो कि सीधे हैं कहाँ से, इकोनॉमिक्स से। और इन टॉपिक्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये सारे टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पर हम केवल वही चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं जो हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ज़रूरी और जहाँ से सीधा क्वेश्चन बन करके आता है एग्ज़ाम्स में। तो अगर आप इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एडवांटेज मिलेगा और आप अपने एमसीक्यूज़ को करेक्ट कर पाएंगे और आपके एमसीक्यू गलत होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर आपको अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करना है, कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर करने हैं, क्रिस्टल क्लियर जो होता है, तो आप फटाफट से हमारी वीडियोस ज्वाइन कर लीजिए और जितने भी लोग हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी लोग ज्वाइन कर सकें। चैनल धीरे धीरे कछुए की रफ्तार में ही सही बट एटलीस्ट आगे बढ़ रहा है। आप लोगों का सपोर्ट थोड़ा और मिलेगा तो ये थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा, है ना। तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग क्या हो सके, कनेक्ट हो सके और सभी लोग अपनी लर्निंग कर सकें। यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। इन कॉन्सेप्ट्स का मोटिव है आपके एग्ज़ाम्स में जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि एमसीक्यूज़ कई बार इस तरह से फंस जाता है कि जो चीज़ हमने एमसीक्यूज़ हमने खाली एमसीक्यूज़ किए हैं, कॉन्सेप्ट किए हैं, बट कई बार ऐसा क्वेश्चन फंस जाता है जहाँ पर हम अगर एमसीक्यू देखते हैं तो वहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है, और अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो फिर हमारे लिए क्वेश्चन को करना बहुत आसान हो जाता है और हमारी जो क्वेश्चन है उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो इसी ही सीरीज़ में अधिगम मंत्रा पर हम पूरा का पूरा कॉमर्स सिलेबस उठा करके ले आए हैं, जहां पर अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स हम धीरे धीरे कर रहे हैं और बहुत ही जल्द लगभग सिलेबस जो है पीजीटी का वो कंप्लीट हो जाएगा। कुछ टॉपिक्स रहेंगे वो हम बाद में कभी और डिस्कस कर लेंगे। तो जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जस्ट गो टू द अधिगम मंत्रा। वहाँ पर आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट मिलेंगी। जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में है आप उसकी स्टडी कंटिन्यू कीजिए। वैसे अभी तक जितने भी टॉपिक्स हमने डाले हैं वो सभी टॉपिक्स, चाहे आप केवीएस का उठा लीजिए या ईएमआरएस का उठा लीजिए, सेम ही है, और चाहे एमपीटेट वर्ग 1 का उठा लीजिए वो भी सेम ही है। क्लियर है ये वाली बात? तो अगर ये वाली बात क्लियर है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोड्यूसर्स और इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर कौन है? किसी भी गुड्स और सर्विस को बना रहा है। इक्विलिब्रियम माने जहां पर उसको कोई कॉस्ट और प्रॉफिट नहीं होगा। अब सवाल ये आता है कि प्रोड्यूसर अपने जैसे कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन हमने पढ़ा था, तो ऐसी प्रोड्यूसर कंज्यूमर को सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन कहाँ पर मिल रहा है? कंज्यूमर को सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है जहाँ पर वो जितना पैसा खर्च कर रहा है उसमें हाईएस्ट यूटिलिटी उसको मिल रही है। उस पॉइंट पर कंज्यूमर सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड है। ऐसे ही एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर प्रोड्यूसर ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर रहा है, प्रॉफिट एडवांटेज गेन कर रहा है, वो सिचुएशन क्या कहलाएगी? वो सिचुएशन कहलाएगी, क्या कहलाएगी? सब कुछ अभी बता दूं, आगे पढ़ो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कहानी शुरू करते हैं अपनी प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम से। छोटा सा टॉपिक है, बहुत प्यारा सा टॉपिक है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में 3 कंडीशंस मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जब उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, ठीक है, इसको फॉर्म्स इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है। और यहाँ पर इक्विलिब्रियम इज स्टेट ऑफ नो चेंज, मतलब किसी सारी चीज़ें जो होंगी वो क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी। 3 चीज़ें हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमारे लिए मेन क्या है कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की कंडीशन कब आएगी? जब वो मैक्सिमाइज प्रॉफिट गेन करेगा। प्रोड्यूसर कौन है? जो किसी भी गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस कर रहा है ना, और प्रॉफिटेबल होगा जब रेवेन्यू ज़्यादा होगा, मतलब आर विल बिकम मोर देन द कॉस्ट। और इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन सी है? जहां पर ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। तो इसमें 2 कंडीशन है। एक अप्रोच तो हम पढ़ेंगे टीआरटीसी की और एक अप्रोच पढ़ेंगे हम एमआरएमसी की। अब यहाँ पर एक पंगा है।
अब पंगा क्या है एक्चुअली कि जो TRTC है और MRMC है वो हम इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। क्यों सर? वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट। नहीं देखा है वीडियोस तो फटाफट से प्लेलिस्ट पर जाओ, वीडियो को फटाफट से स्वैप करो, आगे की तरफ बढ़ जाओ। फटाफट से वीडियो के लास्ट में मैंने टैग किया हुआ है, वहाँ पर लास्ट वाले वीडियोस चेक करो। प्लेलिस्ट में जाकर के भी चेक कर सकते हो, वहाँ से टॉपिक्स को क्लियर करो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, उसके बाद ये वाला लेक्चर देखना। अगर सर यही वाला देख लेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। जब हमें TRTC ही MRMC के बारे में ही नहीं पता तो हमें चीज़ें कैसे पता चलेंगी। अब थोड़ा सा रिवीजन हम रिकॉल कर लेते हैं। तो TC को मैंने बताया था कि टोटल कॉस्ट माने जिसमें दो चीज़ें हैं। एक कॉस्ट वो है जो मैं खुद बियर कर रहा हूँ और अपने आप को दे रहा हूँ, एक दूसरी कॉस्ट है जो मैं किसी दूसरे व्यक्ति को दे रहा हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने मैंने एक लैंड एक्वायर करी, उस लैंड का मैं रेंट देता हूं आपको, तो मेरे लिए एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। और अगर वो बिल्डिंग मेरी है और मैं खुद ही को उसका रेंट दे रहा हूं तो वो इम्प्लिसिट कॉस्ट है। बहुत सीधी सी बात है। अगर आप खुद की एक्टिविटी का पैसा दे रहे हो तो इम्प्लिसिट है। इम्प्लिसिट माने खुद का, और एक्सप्लिसिट माने बाहर का। एक्स बाहर, वो वाली कहानी। तो इकोनॉमिक प्रॉफिट अगर हम बात करेंगे तो कई बार ये भी आ जाता है, इकोनॉमिक प्रॉफिट कब होगा? जब टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस हो जाएगी। और अकाउंटिंग प्रॉफिट कब होगा? जब टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो बड़ा अंतर है। इकोनॉमिक प्रॉफिट में मैंने इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी इंक्लूड किया है। बोलो हाँ या ना? अरे हाँ ना तो कर दो। जबकि मैंने अकाउंटिंग प्रॉफिट में इम्प्लिसिट कॉस्ट को कंसीडर नहीं किया है। तो इसका मतलब क्या है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड द अकाउंटिंग प्रॉफिट। इकोनॉमिक प्रॉफिट में आपको एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों को माइनस करना पड़ेगा, लेकिन अकाउंटिंग में आपको एक्सप्लिसिट कॉस्ट को ही माइनस करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप जब आप खुद का पैसा देते हो तो बिजनेस उसको एज अ कॉस्ट कंसीडर नहीं करता, है ना। अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा साहब? ग्रॉस प्रॉफिट तो सीधा सीधा है ना, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अकाउंटेंसी पढ़ी है ना? अकाउंटेंसी में क्या आता है कि भाई सर हमने यहाँ पर सेल किया है, यहाँ पर हमने परचेज किया है, इसमें से इसको हमने माइनस करा तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। बात तो सही है सर। और फिर सर ये वाला ग्रॉस प्रॉफिट हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पर हम डेप्रीसिएशन माइनस कर देते हैं, इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं सर, सैलरी माइनस कर देते हैं सर, तो इस तरह के कुछ एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं। तो सर यहाँ पर हमारा नेट प्रॉफिट निकल करके आ जाता है। बोलो यस यस सर। तो बेटे अरे बच्चे सुनो, देखो इधर कितनी प्यारी बात है। परचेज, क्या आउटपुट के साथ साथ परचेज चेंज होगा कि नहीं होगा? यस सर। क्या आउटपुट बढ़ेगा तो सैलरी भी बढ़ा दोगे? नो सर। अगर आप जॉब में हो, चाहे कॉर्पोरेट में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे ट्यूशन पढ़ा रहे हो, ये जॉब में मानो, ट्यूशन पढ़ाने वाला कैटेगरी इसमें नहीं आएगा, आप जॉब में हो, तो कई बार ऐसे सिनेरियो क्रिएट हो जाता है ना कि हमें एक्स्ट्रा रुकना पड़ता है, बच्चों की संख्या बढ़ जाती है स्कूल में। यस एग्री। सैलरी में कोई चेंज आता है ड्यूरिंग द ईयर? नहीं। जो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर सेट कर दी, जैसे मान के चलिए अप्रैल स्टार्ट हुआ, अप्रैल तक एडमिशन हुए आपके स्कूल में 150 नए एडमिशन हुए, उसके अकॉर्डिंगली सबकी सैलरी इंक्रीमेंट कर दी 20% से। लेकिन अप्रैल, मई और जून, इन 3 महीने में 250 एडमिशन हो गए, तो क्या अब आपकी सैलरी बढ़ेगी? नहीं, फिक्स हो गई। तो ये किस में आ गया? फिक्स्ड कॉस्ट में आ गया। तो अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो आपने क्या किया? रेवेन्यू में से परचेज माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दिया। लेकिन अगर आपको नेट प्रॉफिट का कैलकुलेट करना है तो उसमें से आपको फिक्स्ड कॉस्ट भी माइनस करना पड़ेगा। क्लियर हो गई कहानी। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट मिलकर के बनाते हैं टोटल कॉस्ट। तो टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट जब आप माइनस करोगे तो आपका क्या निकल करके आ जाएगा? नेट प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा। बहुत सिंपल है। तो अगर
अगर अगर अगर अगर मेरा एवरेज कहाँ से आ गया, अगर मेरा टोटल रेवेन्यू ज़्यादा है किससे, टोटल कॉस्ट से, तो वो कंडीशन बनेगी मेरे लिए एबनॉर्मल प्रॉफिट। ओ भाई एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। जैसे जून तक में आपके जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो 250 बढ़ गए, अचानक से मैनेजमेंट ने कह दिया सुनो सैलरी भी 40% से बढ़ गई, 20% वो बढ़ाए थे 20% और बढ़ा दिए, तो वो 20% आपका गेन है या एबनॉर्मल गेन है? तो आप कहोगे अरे वाह मज़े आ गए यार, ऐसा स्कूल हमें भगवान सब किसी को ना दे, क्योंकि अगर किसी और को देगा तो अपनी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। तो हमें तो भगवान इस स्कूल में बनाए रखियो, है ना, ऐसी दुआ करोगे और भगवान ने ऐसी बच्चे बढ़ाते रहियो, है। तो इसका मतलब है कि जब यहाँ पर हमने जो हमारी कॉस्ट अगर कम, ऐसी बिजनेस में होता है, बिजनेस में अगर हमारी कॉस्ट जो है एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या है, जब आपको एक्स्ट्रा रेवेन्यू, अनएक्सपेक्टेड रेवेन्यू हो जाए, तो आपकी कॉस्ट तो कम आई, लेकिन मार्केट में अचानक से उसकी इतनी डिमांड बढ़ गई उस प्रोडक्ट की या उस सर्विस की, तो उसके प्राइस हाइक होने लग गए और आपको नॉर्मल प्रॉफिट गेन होने लग गया भाई, नॉर्मल गेन होने लग गया। तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, उस कंडीशन को बोलेंगे एबनॉर्मल गेन। तो एबनॉर्मल गेन में 3 कंडीशन हो सकती हैं, जब टीआर टीसी से ज़्यादा हो, है ना, या एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा हो, यही तो कहानी है, टी आर बटे क्यू टी सी अपॉन क्यू, तो ये तो एवरेज ही निकल जाएगा ना, या ए आर इज मोर देन द ए सी। इस तरह की 3 सिचुएशन दे देता है, 4 सिचुएशन, तो उसमें से आपसे पूछ लेता है कि बताइए इनमें से कौन सी सही है। इसीलिए कॉन्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपकी एक एक कॉन्सेप्ट्स में जो कमांड है वो बहुत अच्छी हो सके और आप एफिशिएंटली जो है अपने एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर पाए। नॉर्मल प्रॉफिट माने ठीक है भाई, ना खर्च, ना नुकसान हो रहा है और ना फायदा हो रहा है, ये वाली कंडीशन है। और सब नॉर्मल का मतलब होता है लॉस। सीधी सी बात है, कॉस्ट अगर बढ़ जाएगी और रेवेन्यू अगर कम हो जाएगा तो हमें उस समस्या पर लॉस गेन करना पड़ेगा। अब इसमें हमने 2 तरह की मार्केट हम लोगों ने पढ़ी थी, एक तो परफेक्ट कंपटीशन हमने पढ़ा था, एक नॉन परफेक्ट कंपटीशन हमने पढ़ा था। अगर आपको जैसे परफेक्ट कंपटीशन है, तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या है कि यहाँ पर प्राइस कांस्टेंट रहता है, इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं हो सकता। अगर 5 रुपये है तो 5 ही रुपये, माने अगर किसी भी कॉमोडिटी गुड्स का प्राइस 5 रुपये है तो आपको उसी 5 रुपये पर 10 यूनिट बेचनी है, 50 यूनिट बेचनी है और 100 यूनिट बेचनी है। हाँ, तो होता क्या है स्टार्टिंग में कि जब आप मार्केट के अंदर एंटर करते हो, आपको इसके फीचर्स मैंने लास्ट में डिस्कस किए थे कि जब आप मार्केट में एंटर करते हो तो इनिशियली लेवल पर आपका जो कॉस्ट होता है वो जनरली हाई होता है इन कंपैरिजन ऑफ द रेवेन्यू, राइट। तो इसका मतलब है कि आपका रेवेन्यू कम होता है इनिशियल स्टेज पर और आपका जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होता है। फिर धीरे धीरे कुछ ऐसे फैक्टर्स काम करते हैं। अब यहाँ पर आपको अपने प्राइस में चेंज नहीं करना है, क्वालिटी में चेंज नहीं करना है, साइज़ में चेंज नहीं करना है, यहाँ पर सारी चीज़ें कांस्टेंट है, मतलब होमोजीनियस प्रोडक्ट है, स्मेल, टेस्ट, एवरीथिंग इज सिमिलर, राइट, कांस्टेंट, कोई चेंज नहीं है। उसमें आपको क्या करना है, जैसे बिहेवियर चेंज हो गया आपका, आप बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हो लोगों को, कस्टमर को, तो वो क्या हो रहा है, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो आपने क्या किया, धीरे धीरे आप उसी कॉस्ट पर धीरे धीरे करके क्या करने लग गए, अपना रेवेन्यू इंक्रीज करने लग गए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हमारी जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है और हमारा जो रेवेन्यू है वो बढ़ जाता है, ठीक है। फिर एक कंडीशन ऐसी आती है, धीरे धीरे जब ये प्रोसेस चल रहा होता है तो फिर वापस से कोई मार्केट में एंटर करेगा, फिर वो कुछ नया तिगड़म बिठाएगा, क्योंकि हमें सेम प्राइस पर अपनी जो सेल है उसको इंक्रीज करना है बिना कुछ चेंज किए हुए। तो अब आप सोचो कि कैसे करना है, बट करना है। तो कोई आएगा, फिर वो कुछ तिगड़म बिठाएगा, फिर उसकी सेल इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी और आपकी सेल क्या होनी हो जाएगी, डिक्लाइन होनी शुरू हो जाएगी। तो आपका रेवेन्यू वापस से कम हो जाएगा और आपकी कॉस्ट वापस से इंक्रीज हो जाएगी। तो अल्टीमेटली यहाँ पर 2 कर्व बनेंगे, एक तो टोटल रेवेन्यू जो कांस्टेंट रेट से स्ट्रेट लाइन की तरफ आगे बढ़ता हुआ बढ़ेगा, ठीक है, और एक रेवेन्यू कॉस्ट कर्व जहाँ पर इनिशियली, क्योंकि आपकी कॉस्ट कभी भी जीरो से तो नहीं आ सकती, इस बात को तो आप भी मानेंगे। आप कोई बिजनेस करना शुरू करते हैं, जैसे आपने कोचिंग सेंटर ही खोला, तो आपकी कॉस्ट जीरो नहीं हो सकती है। आप मार्केट में दुकान में कुछ लगाओगे ना, तो कॉस्ट तो आ ही रही है ना आपकी। तो
तो आपकी कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होती है। तो यहाँ से जब आपकी कॉस्ट स्टार्ट होगी तो इसका मतलब लेकिन रेवेन्यू जीरो हो रहा है। भाई आप दुकान लेकर के बैठे तो तुरंत आपको थोड़ी ना रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाएगा। हो सकता है पहले दिन आपको खाली बैठना पड़े, 2 दिन आपको खाली बैठना पड़े, 3 दिन आपको खाली बैठना पड़े। तो यहाँ पे क्या होगा जनरली कि आपका जो कॉस्ट होगा जीरो पर, वहां पर सॉरी रेवेन्यू जो होगा जीरो पर, वहां पर कॉस्ट ऊपर की तरफ होगा। और इस कंडीशन पे, ये वाली जो कंडीशन है, ठीक है, यहां पर आपको लॉस बियर करना पड़ेगा। यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका कॉस्ट कर्व और रेवेन्यू कर्व आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट करते हुए ये एक दूसरे से मिलेंगे। तो जब ये एक दूसरे से मिलेंगे तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो प्रोड्यूसर होगा वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर होगा। कहाँ पर होगा बेटा, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर होगा। पहली कहानी तो ये हो गई। दूसरी कहानी क्या है, अब क्योंकि हमारा जो कर्व है ये नीचे की तरफ चला गया, ये नीचे की तरफ चला गया है ना, और ये नीचे से जाते हुए फिर अचानक से कॉस्ट बढ़नी शुरू हो गई। तो जैसे ही कॉस्ट बढ़नी शुरू हुई वैसे ही हमारा जो रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज होता हुआ आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा और वापस से फिर वो कॉस्ट से जाकर के मिल गया। तो यहाँ पे वापस से हमारा जो है TR इज इक्वल टू TC हो गया। अब यहाँ पर आप देखोगे तो TR कर्व इज बिलो देन द TC कर्व, सॉरी TC कर्व इज बिलो देन द TR कर्व। तो जितना गैप आपको ये देखने को मिल रहा है ये सारा का सारा क्या है, प्रॉफिट है। ये सारा का सारा क्या है, ये प्रॉफिट है। एग्री। और फिर जब आप इसको आगे देखेंगे तो आगे यहाँ पर आप एक चीज़ देख पाएंगे कि यहाँ से जो कर्व है वो टोटल कॉस्ट कर्व आगे बढ़ गया और यहाँ से जो है टोटल रेवेन्यू कर्व नीचे की तरफ आ गया। तो वापस से हमें जो है लॉस की प्रोबेबिलिटी होने लग जाएगी। क्लियर है, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। क्लियर है। अब अगर नॉन परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पर तो कोई भी व्यक्ति प्राइस अप डाउन कर सकता है अपनी सूटेबिलिटी के अनुसार, लेकिन पहली कंडीशन यहां पर भी सेम होगी। पहली कंडीशन यहां पर भी सेम होगी। क्या सेम होगी कि पहली कंडीशन पे आपका रेवेन्यू जीरो से ही शुरू होगा और आपकी कॉस्ट ज्यादा ही होगी। कोई अंतर नहीं आने वाला इसमें। बस अंतर क्या आएगा कि आपका जो रेवेन्यू कर्व है वो जो स्ट्रेट लाइन में बढ़ रहा था, क्योंकि वहां पर प्राइस कांस्टेंट है। स्ट्रेट लाइन में देखो, परफेक्ट कंपटीशन में आपका जो रेवेन्यू कर्व है वो स्ट्रेट लाइन में क्यों जा रहा है। देखो मैं दिखाता हूं तुम्हें एक चीज। यहां पर देखो इसको, ये यहां पर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। ये क्यों जा रहा है, क्योंकि यहां का प्राइस सेम है। जो प्राइस यहां पर है वही प्राइस यहां पर है, और जो प्राइस यहां पर है वही प्राइस यहां पर है। तो ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। यहां पर ऐसा नहीं होने का। यहां पर कहानी क्या है कि यहां पर ये वाला कंडीशन तो लॉस में आ गया। अब इसके बाद जब हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन आती है, माने जहां पर दोनों आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर जो प्रोड्यूसर होता है वो या जो सेलर होता है वो अपनी कमोडिटी का प्राइस बढ़ा देता है, क्योंकि डिमांड बढ़ने लग रही है। अब डिमांड बढ़ रही है तो उसने अपने प्राइस को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, और कॉस्ट क्या हो गई, कम हो गई। तो यहाँ पर उसका जो रेवेन्यू कर्व है वो तेजी से आगे बढ़ने लग जाता है, और जब वो तेजी से आगे बढ़ता है तो वो अपने मैक्सिमम लेवल पर रीच कर जाता है, और जब वो अपने मैक्सिमम लेवल पर रीच कर जाता है तो दूसरे जो कॉम्पिटिटर है फिर वापस वही स्ट्रेटेजी यूज करने लगते हैं। तो उसका जो कर्व है वो वापस से नीचे डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, और वो डिक्लाइन होते 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 यहाँ पर आ जाता है, और फिर ये वापस से आगे की तरफ टर्न हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चीजें कॉन्स्टेंट नहीं है ना। अब इसी के अकॉर्डिंगली टोटल कॉस्ट कर्व तो सेम ही बना है, ये रहा, इसमें तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है। तो अब चेंज किस में हुआ है, रेवेन्यू के अंदर। भाई कॉस्ट तो ऊपर भी उतनी आ रही थी, अब नीचे भी उतनी ही आ रही है। तो यहाँ पर कहानी क्या हुई कि हमारा जो कॉस्ट कर्व है उसमें किसी भी तरह का चेंजेस नहीं आए, लेकिन क्योंकि हमने रेवेन्यू का प्राइस बढ़ा दिया तो हाइपोथेटिकली हमारा जो रेवेन्यू है वो कर्व ऊपर चला गया और जो टोटल कॉस्ट कर्व है वो नीचे चला गया, और ये जो रेंज बन गई ये हमारे मैक्सिमम प्रॉफिट की रेंज बन गई। क्लियर है। तो इसमें 2-3 चीजें हैं जो ध्यान में हमने रखने वाली थी, वो यहाँ पर मैंने लिख दी हैं कि अगर टोटल कर्व ज़्यादा होगा TC से तो प्रॉफिट होगा, या नॉर्मल प्रॉफिट होगा, और वरना तो लॉस होगा।
ये कंडीशन है। अब एक चीज़ आती है MRMC अप्रोच, है ना। अगर देखो चीज़ें समझ में आ रही हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, कर्व समझ में आ रहे हैं, उसमें क्या कहा जा रहा है, क्योंकि कर्व्स इजंट इम्पोर्टेंट जब तक आप ये ना समझ लो कि वो कर्व कहना क्या चाह रहा है, करेक्ट। तो जब तक आप उस चीज़ को ये ना समझ लो कि वो वास्तव में कर्व कहना क्या चाह रहा है, तब तक उस चीज़ को आप नहीं समझ सकते। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो कर्व क्या कह रहा है ये समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्री? अब मैं थोड़ा सा साइड में खिसक जाता हूँ। थोड़ा सा साइड में क्यों खिसकना है सर? ताकि तुम लोगों को पूरा पिक्चर दिख सके। एक सेकंड दो ज़रा। हम बैठ जाते हैं इधर ताकि आपको ये कर्व पूरा दिख सके। दिख रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, ना दिखने का तो कोई बात ही नहीं है। पीछे वाले में पूरा दिख रहा था, है ना। पीछे वाले में ज़्यादा नहीं था, यही था। और ये चीज़ मैंने आपको ये मेरे ख्याल से दिख रही थी, है ना। हाँ ये वाला चीज़ तो दिख रहा था, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। टेंशन ना लो, बहुत जल्द लाइव क्लासेस लिया करेंगे। बट तुम लाइव क्लास में तब मज़ा आता है ना ये, मतलब जब बच्चे खासे बच्चे जुड़ रहे हैं। अभी कुछ बच्चे देखते हैं 25, 30, 40, 50, बस क्या मज़ा आता है उसमें। फटाफट से वीडियो को शेयर और लाइक करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। और यार मैं भी फिर लाइव आया करूँ, तुम लोगों का लाइव पढ़ा करेंगे, लाइव में मज़ा आता है ना। चलो एक होती है हमारी MRNC अप्रोच, भाई वो भी मैंने पहले कराई हुई है, तो कंडीशन सेम ही है। देखो MR इज इक्वल टू, आपने ये वाला पढ़ा होगा, MR इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू प्राइस, है ना। यस पढ़ा है ना ये वाला कंडीशन। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर भाई जितना प्राइस है उतना ही मार्जिनल रेवेन्यू, उतना ही मार्जिनल सॉरी एवरेज रेवेन्यू है। पढ़ा था ना? नहीं पढ़ा था? वीडियो देखो जा करके फिर। चलो जल्दी से देखो। तो साहब ये तो सेम है। अब MC क्या है? MC शुरू में ज़्यादा होता है, फिर वो नीचे गिरता है, फिर वो आगे बढ़ता है, फिर वो ऊपर उठता है ना। जूम यू शेप कर्व, एग्री। अब जब नॉन परफेक्ट कॉम्पिट, तो यहां पर क्या है? देखो कंडीशन है वही वाली है, यहां पर रेवेन्यू ज्यादा है, कॉस्ट कम है, तो ये प्रॉफिट वाली कंडीशन है। इम्परफेक्ट में क्या होगा? डाउनवर्ड स्लोप होगा। डाउनवर्ड स्लोप क्यों होगा? कमेंट में आंसर करो। MR कर्व डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है? मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया था, कमेंट करो। तो कहानी क्या है यहाँ पर? MR नॉन परफेक्ट कंपटीशन, ये कमेंट करो कि MR कर्व नीचे स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है नॉन परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। तो जब ये नीचे की तरफ जाएगा, अब देखो यार यहाँ पे कहानी वही है, ये ऊपर है, ये साहब नीचे हैं, तो रेवेन्यू नीचे है, कॉस्ट ज़्यादा है। फिर धीरे 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 रेवेन्यू क्या हो गया? ऊपर आ गया रेवेन्यू यहाँ तक। और ये जो साहब है ये नीचे की तरफ चले गए MC, और फिर ये यहाँ पर आकर के टकरा गए, और फिर ये MR कर्व अपने सीधे आगे निकल गए और ये ऊपर की तरफ चले गए, इनके रास्ते आगे बदल गए। तो ये दो जगह पर आकर के एक दूसरे से मिले जहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट की कहानी होगी। ये अपने लोएस्ट पॉइंट पर हैं, तो यहाँ पर जो होगा मैक्सिमम प्रॉफिट की कहानी होगी। यस एग्री। और ये वाली जो कंडीशन होगी ये लॉस वाली कहानी होगी। तो इस MRMC अप्रोच में यही तीन बातें हैं कि ये प्रोड्यूसर केवल उतनी ही क्वांटिटी का, देखो दो सवाल हैं, दो सवालों में आपकी कहानी क्लियर। बता दूं कौन कौन से? एज बीइंग अ प्रोड्यूसर, मैंने आपने किसी गुड्स का प्रोडक्शन करा, आपके सामने दो मेन फंडे निकल करके आएंगे। एक, कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है, बोलो यस एग्री। ये तो बात की छोड़ो कि किस चीज का प्रोडक्शन करना है, किसी भी चीज का प्रोडक्शन करना है A to Z। फैक्टर इज कि कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन हमें करना है। 10 यूनिट, जैसे मान के चलो, मैं बहुत इनिशियली ले रहा हूं, समोसे बनाने स्टार्ट करें। आज मेरा पहला दिन है, बताओ कितने समोसे मुझे बनाने हैं। सबसे पहले अच्छा 10 के लिए मटेरियल तैयार कर लो, यार कम तो नहीं पड़ जाएंगे। 100 के लिए कर लूँ क्या? 100 तो बिक जाएंगे, ज़्यादा रह गया तो, कम रह गया तो, नहीं बिके तो, बच गए तो। सबसे अब ये डिसाइड, देखो समोसे बेचने हैं, मोमोज बेचने हैं, रेस्टोरेंट खोलना है, इंडस्ट्री खोलना है, पाइप बनाना है, जो करना है कर लो।
कितनी क्वांटिटी में कर रहे हैं यार, ये तो बड़ा लॉजिक फंसता है, बड़ा पेज फंस गया। अच्छा एक और पेज अभी फंसेगा, आप चलो निकल गए यहाँ से कि भाई ना 10 की रही, ना 20 की रही, ना 30 की रही, हम 50 समोसे का मटेरियल तैयार करते हैं, बन गए ठीक है, नहीं बने तो अपना दान वान कर देंगे, पुण्य उन्य कमा लेंगे, वरना तो कुछ घर में भी उठ जाएंगे। क्लियर है कहानी? चलो 50 डिसाइडेड हो गया। अब देखो दोबारा दिमाग खराब करो अपना, करो तो सही, किस बात पे करना बताता हूँ। अपना दिमाग खराब करो कि उसका कॉस्ट क्या रखना है। मार्केट में 8 रुपए का समोसा भी बिक रहा है, मार्केट में 12 का भी बिक रहा है, मार्केट में 15 का भी बिक रहा है, मार्केट में 25 का भी बिक रहा है भाई। तो 8 से 25 की क्लास है, बताओ अब प्राइस क्या रखें भाई। वो आगे थोड़ी सी आगे 10 दुकान छोड़ करके चंदू बैठता है, वो चंदू 10 रुपए का समोसा दे रहा है। और पीछे की तरफ उल्टी दिशा में चले जाओ, वहाँ पर मोहनलाल पकोड़े वाले हैं, वो पकोड़े भी बनाते हैं, वो जलेबी बनाते हैं, वो समोसा भी बनाते हैं, वो समोसा बेच रहे हैं 12 रुपए का। इधर बाजू वाली गली में सुंदर बैठता है, सुंदर हलवाई, वो बेचता है 8 रुपए का समोसा ठेली पे। किसके यहाँ पे, तो मैं क्या रखूँ यार, कितना सही रहेगा? तो ये दो जो सवाल है ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को डिसाइड करते हैं कि अगर आपका आउटपुट जो आपने प्रोड्यूस किया अगर वो सारा का सारा बिक गया तो आप जो है उस कंडीशन में आ जाओगे। किस कंडीशन में? इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में। अब मैक्सिमम प्रॉफिट पर रहोगे या लॉस पर रहोगे, ये डिसाइड करता है आपका प्राइस फैक्टर। माने अगर आपका समोसा 15 का बिका, भाई साहब 4 रुपया कॉस्ट आ रही है समोसे की, 15 रुपए का समोसा बिक गया, मजा आ गया, 11 रुपए एक समोसे पर बच गया। आपका समोसा बिका 10 रुपए का, समझ आ रहा है? आपके समोसे की कॉस्ट आ रही है 8 रुपए और आपका समोसा बिक रहा है 10 रुपए का, तो भी गेन है। 20 का बिक रहा है, एब नॉर्मल हो गया। 8 में 8 का बिक रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। 8 का हमें मजबूरी क्या करना पड़ रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट देना पड़ रहा है, रेवेन्यू कुछ है नहीं, कॉस्ट लग गया है, नुकसान हो गया है। तो ये जो 2 फैक्टर मैंने तुमको लोगों को बताए हैं ना कि कितना प्रोडक्शन करना है सॉरी, और उसका प्राइस क्या रखना है। आप किसी भी गुड्स को ले लो, किसी भी कमोडिटी को उठा लो, अगर आपको बिजनेस कर रहे हैं या करना है तो आपने अगर इन दोनों क्वेश्चन के आंसर फाइंड कर लिए तो मुझे लगता है कि चीज़ें प्रोड्यूसर के लिए ज़्यादा आसान हो जाएंगी। मार्केट में बेचना कैसे है, देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिकती हैं, जो मार्केट में बिकती हैं, उनके लिए मार्केट बनाने की ज़रूरत नहीं है। भारत के अंदर चाय और समोसे के लिए, रेस्टोरेंट के लिए, फास्ट फूड के लिए, खाना खाने के लिए, मसालों के लिए, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए आपको मार्केट नहीं बनाने की ज़रूरत है। यहाँ मार्केट बनी बनाई है, आपको केवल वहाँ पर बैठना है, उस मार्केट में घुसने का रिस्क, घुसने जितना रिस्क लेना है। अगर आप वहाँ घुसे और आपने ये 2 चीज़ें डिसाइड कर ली कि कितना प्रोड्यूस करना है और क्या कॉस्ट पर करना है, तो मुझे लगता है कि चीज़ें प्रोड्यूसर आसानी से उस चीज़ को टैकल कर लेगा। तो यहाँ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की ये थियोरेटिकल में ये कहानी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो हमें फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपका क्या अनुभव रहा, और साथ साथ में वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कराना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो सकें और हमारा चैनल और आपका परिवार यूं ही बढ़ता रहे। मिलेंगे कल आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।